आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का ये टॉपिक जिसे कहते हैं सिंचाई। तो सिंचाई से संबंधित हम बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे और सिंचाई से संबंधित हम इसमें सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहली चीज़ सिंचाई क्या है और सिंचाई कैसे क्या इसकी आवश्यकता होती है, सिंचाई की परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसके स्रोत, सिंचाई की विधियाँ, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। क्या है सिंचाई कि जो है पानी मानव और जंतु वनस्पति जीवन के लिए जो है अपरिहार्य है। यह सभी जीवधारियों के जीवन का अंश है। पेड़ पौधों में यह लगभग 84 से 99% तक पाया जाता है। जल ही जीवन है। ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है और रियल में जल ही जीवन है। और इसके बाद लिखा है बिन पानी सब सून। कहावतें आज भी प्रचलित हैं। वो है ना रहीमदास जी की एक कहावत है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। उसी से संबंधित है। जल पौधों के लिए एक प्रमुख तत्व है जिसके बिना पौधे की कोई भी क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकती है। पौधे अपना भोजन घोल के रूप में प्राप्त करते हैं जिसके लिए जल का होना अति आवश्यक होता है। अगर जल नहीं है तो पौधे अपनी जो है क्रियाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, इसलिए उनको जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जल के प्रभाव, जल में कृत्रिम, अब जल के क्या है, जल में जो है वर्षा का जब अभाव होता है तो कृत्रिम रूप से भी जल दिया जाता है पौधों को। मानव जीवन को जीवित रहने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ेगा उसको। सिंचाई की युग पुरानी कला कहा जाता है ना। अब सिंचाई की परिभाषा, क्या सिंचाई की परिभाषा है, इस चीज़ को हम समझते हैं। क्या है सिंचाई की डेफिनेशन? तो फसलों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल। भाई फसल हैं जो, उनकी आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कृत्रिम रूप से जल दिया जाता है। इस कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये जो डेफिनेशन है इंग्लिश में भी इसी के नीचे लिखी है, इरिगेशन इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। जो फसल होती है उसके रिक्वायरमेंट, उसकी जो आवश्यकता होती है उसको पूरी करने के लिए जल दिया जाता है या जल सिंचाई की जाती है। क्रॉप की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि क्रॉप को अपना भोजन बनाना है, क्रॉप को बड़ा होना है, इन सभी के लिए उसको जो है जल की आवश्यकता पड़ेगी और इस जल की आवश्यकता के लिए सिंचाई करना आवश्यक होगा। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन लिखी है नीचे कि फसलों को उचित वृद्धि के लिए मृदा के अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। भाई फसलों की उचित वृद्धि के लिए मृदा के अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम जल देना ही सिंचाई कहलाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इस पे और इसका दूसरा चैप्टर देखते हैं। इसकी तीसरी डेफिनेशन है कि जो है फसलों के सफल उत्पादन के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचाई कहलाता है। फसल के सफल उत्पादन के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचाई कहलाता है। भाई कृत्रिम रूप से भी क्या होता है, जब फसल को नीड्स होती है, आवश्यकता होती है जल की, तो वो क्या करता है कि जल को प्राप्त कर लेता है, या तो बारिश हो जाए, है ना। अगर बारिश नहीं होती है किसी कारण से तो फिर उसको कृत्रिम रूप से जल देना पड़ता है। सिंचाई की उपरोक्त परिभाषाएं सही अर्थों में जो है संकुचित हैं। अतः मृदा में पानी की क्रिया निम्नलिखित 6 उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई सिंचाई की संज्ञा दी जाती है। सिंचाई के उद्देश्य क्या हैं, है ना। तो सिंचाई के क्या उद्देश्य हैं? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक आर्द्रता की पूर्ति करना। भाई पौधे हैं, उनकी वृद्धि के लिए जो आवश्यकता आर्द्रता होती है उनको उसकी पूर्ति करता है। अल्पकालीन सूखे के विरुद्ध फसल को बचाना।
भाई कम समय के लिए कोई सूखा पड़ रहा है, देखिए बहुत बड़ा सूखा पड़ा एक अलग बात है, लेकिन यदि कम समय के लिए कोई सूखा पड़ रहा है तो उस सूखे से उसको बचाने के लिए जो है सिंचाई की आवश्यकता की जाती है। अगला पॉइंट है मृदा और वायुमंडल को शीतल करना, जिससे फसल उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके। भाई मृदा और वायुमंडल को शीतल करना, जिससे फसल उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके। अगला पॉइंट है मृदा में उपस्थित लवणों को हटाना या उनको कम करना। जो लवण उपस्थित हो जाते हैं वो जल सिंचाई करने से थोड़ा सा कम हो जाते हैं या वहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद मृदा में बनी नलिकाएं, जिसमें पानी वाष्पीकरण द्वारा नष्ट होता है। मृदा से बनी नलिकाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करना, जिससे पानी वाष्पीकरण द्वारा नष्ट होता है उनको वो कम कर देता है। फिर भू परिष्करण क्रियाओं हेतु मृदा की नमी देना, ताकि मृदा की कठोर तह को मुलायम किया जा सके। मिट्टी जो है वो कठोर हो जाती है, उसको सिंचाई करके उसको मुलायम किया जाता है। इसके बाद है सिंचाई की आवश्यकताएं। सिंचाई की क्या आवश्यकताएं हैं? तो निम्नलिखित परिस्थितियों में सिंचाई अनिवार्य है। एक तो नेसेसरी ऑफ इरिगेशन, क्या आवश्यकता है या इसकी आवश्यकताएं क्यों होती हैं, क्या इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। निम्नलिखित परिस्थिति में सिंचाई अनिवार्य है। सबसे पहले कम वर्षा का होना, यदि वर्षा कम होती है तो सिंचाई करनी पड़ेगी। लेस रेनफॉल, वर्षा का असमान वितरण, यदि वो असमान उसका वितरण हो जाता है तो भी वर्षा सिंचाई करनी पड़ेगी। वर्षा की अनियमितता, भाई जब चाहिए तब नहीं मिला, जब नहीं चाहिए तब मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी सिंचाई करनी पड़ती है। मानसून का देरी से आना, भाई मानसून है, अगर अभी हमें सिंचाई की आवश्यकता है, वो अभी नहीं आया है, थोड़ा देरी से आ रहा है, तो भी जो है हमें सिंचाई की आवश्यकता करनी पड़ेगी। मानसून का जल्दी आना, कभी कभी मानसून जल्दी आ जाता है तो उसके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता करनी पड़ेगी। इसके बाद वर्षा ऋतु की अवधि का कम होना, है ना। वर्षा ऋतु जो है, वर्षा है, इसकी ऋतु की अवधि कम हो जाती है ना, इस कारण से भी सिंचाई करते हैं। फिर मिट्टी में जल धारण शक्ति की कमी, यदि जो मिट्टी होती है इनमें जल धारण की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है या अधिक पानी सूखने लगते हैं, तो इसको कम करने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता करनी पड़ती है। बहुत ही कम समय के लिए वर्षा की तीव्रता, भाई बहुत ही कम समय के लिए वर्षा की तीव्रता है तो भी सिंचाई आपको करनी पड़ती है। सघन कृषि अपनाना, फसलों को पाले व लू से बचाने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता करनी पड़ती है। लवण प्रभावित मृदाओं को सुधारने के लिए सिंचाई की आवश्यकता करते हैं और भू परिष्करण एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए मृदा में उचित नमी होनी चाहिए। इन सभी के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट आपका रहेगा कि कम भूमि में अधिक उत्पादन के लिए वर्ष भर सिंचाई की आवश्यकता होती है। भाई कम भूमि कम है और आपको अधिक उत्पादन चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है सिंचाई की आवश्यकता आपको पड़ती रहेगी। ऐसी फसलें और उनकी किस्में उगाना जिन्हें पानी की अधिक ज़रूरत होती है। ऐसी फसलें उगाना जिन्हें वाटर की अधिक रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें वहाँ भी सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर है शुष्क क्षेत्रों में फसलों को उगाना, शुष्क क्षेत्रों में फसलों को उगाना। फिर इसके बाद नकदी फसलें उगाना, अगर हम नकदी फसलें उगाते हैं तो भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है बढ़ती हुई जनसंख्या से कृषि उत्पादन की मांग में वृद्धि हो रही, इसमें सिंचाई की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ठीक है ना। अब है सिंचाई का महत्व। अब सिंचाई का महत्व क्या है आपको ये देखना है ना। तो सिंचाई का महत्व सबसे पहले क्या है कि सिंचाई का महत्व है तो फसलों में पौधों की वृद्धि और विकास हेतु सिंचाई निम्नलिखित से महत्व है। अब क्या है वो चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है जल जीव द्रव्य का एक मुख्य अवयव है, अतः जल के अभाव में
कोशिका विभाजन संभव नहीं होता है। बिल्कुल सही पॉइंट है ये कि जो जल है अतीब द्रव्य का एक मुख्य अवयव है। भाई जल जो है वो जीव द्रव्य हैं जो उनका एक मुख्य अवयव है और ये जल के अभाव में कोशिका विभाजन संभव नहीं होता है। अगर जल नहीं है तो कोशिका विभाजन संभव नहीं कर पाएगा। दूसरा है पौधों का संपूर्ण विकास जल पर निर्भर करता है। पौधों का संपूर्ण विकास जल पर निर्भर करता है क्योंकि जल पौधों का 84 से 84 to 99% भाग होता है ना। और पौधों के विभिन्न भाग में स्फीति बनाए रखने के लिए जल एक अहम भूमिका निभाता है और यह कोशिकाओं को स्फीति प्रदान करता है तथा कोशिकाओं के तापमान पर नियंत्रण रखता है, जिससे फसलें तापमान और तुषार की अधिकता से बच सकें, है ना, बच जाती है। इसके बाद है कि ये अगला पॉइंट है आपका 4th पॉइंट कि जल पौधों का एक अभिन्न अंग है। प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण क्रिया में जल कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से प्रकाश की उपस्थिति में पर्णरेणु के माध्यम से शर्करा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जो कि पौधों के विभिन्न भागों में वितरण होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि भू परिष्करण क्रियाएं में जल सहायक होता है और इसके कारण फसलों की समय पर बुवाई की जा सकती है। जल लाभदायक जीवाणु की क्रिया एवं रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि करता है। हानिकारक कीट जैसे दीमक है इत्यादि सिंचाई के जल के प्रभाव से अपना असर कम कर देते हैं, है ना। ये जो है लाभदायक जीवाणु की क्रिया रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि करता है। हानिकारक कीट जैसे दीमक इत्यादि सिंचाई के जल के प्रभाव में अपना असर कम कर देता है। इसके बाद जल की पूर्ति बढ़ाकर फसलों के परिपक्वता काल को कुछ लंबी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जिससे कि फसलों को बाजार की मांग के अनुसार काटकर बाजार में बेचा जा सके। फिर अगला पॉइंट है सिंचाई के सिंचित होने पर मृदा में नमी बनी रहेगी जो कि बीजों को अंकुरण करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पेड़ पौधे अपने पोषक तत्वों से तरल रूप में लेते हैं। जो पेड़ पौधे हैं अपने पोषक तत्वों को मृदा से तरल रूप में लेते हैं जिसके लिए सिंचाई करना बहुत ही आवश्यकता होता है। सिंचाई द्वारा वर्षा की अनिश्चितता से सुरक्षा की जा सकती है। भाई वर्षा की कोई निश्चित होता नहीं है कि ये कब बारिश होगी, तो इससे सिंचाई पे हम जो है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब मर्जी होगी तब सिंचाई करेंगे जब पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। जब वर्षा ना हो अथवा असमय हो तो फसलों को कृत्रिम सिंचाई करके पानी दिया जा सकता है। अब इसके बाद है अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है आपके सिंचाई के स्रोत। अब सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं इस चीज़ को हमें समझना होगा और थोड़ा सा इसको देखेंगे भी, ध्यान में भी रखेंगे कि सिंचाई के क्या स्रोत हैं, ना। तो सिंचाई के स्रोत भारत का भौगोलिक क्षेत्र